सितंबर 1978। लाहौर की मोची गेट वाली तंगलियां। शाम का वक्त था और हवा में कबाबों की खुशबू और शोर मिला हुआ था। वहाँ एक छोटी सी दुकान पर एक शख्स बैठा था। चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी, आंखों में सुरमा और जबान पर खालिस पंजाबी लहजा। उसे वहाँ के लोग मौलवी साहब या भाईजान कहकर पुकारते थे। वो वहाँ 7 साल से रह रहा था। उसने वहाँ शादियां अटेंड की थीं, मस्जिदों में नमाज पढ़ी थी और मोहल्ले के झगड़े सुलझाए थे। किसी को शक की गुंजाइश तक नहीं थी। लेकिन उस शाम एक ऐसी चीज हुई जिसने उस शख्स की धड़कनें रोक दी। एक राहगीर उसकी दुकान के पास से गुजरा, रुका और उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, पहचान लिया मैंने तुम्हें। उस शख्स के हाथ कांपे नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या 7 साल की मेहनत एक पल में खत्म हो गई? ये कहानी किसी फिल्मी जासूस की नहीं है। ये कहानी है भारत के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। लेकिन हम आज उनके रुतबे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस दौर की जब वो कोई बड़े अफसर नहीं बल्कि पाकिस्तान की गलियों में घूमने वाले एक अंडरकवर एजेंट थे। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दुश्मन देश के दिल में 7 साल तक रहा, वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हुआ और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। पर यहाँ एक सबसे बड़ा विरोधाभास समझिए। डोभाल जी वहाँ किसी को मारने नहीं गए थे, न ही कोई बम धमाका करने। वो वहाँ सिर्फ देखने और सुनने गए थे। लेकिन एक जासूस के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अपनी पहचान छुपाना नहीं, बल्कि अपनी फितरत छुपाना। अब ये बात समझिए, लाहौर के उस माहौल में जहाँ हर दूसरा शख्स एक दूसरे पर नजर रखता है, वहाँ एक भारतीय हिंदू मुस्लिम बनकर कैसे रह सकता है? वो भी तब जब आपको दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़नी हो, कुरान की आयतें याद रखनी हो और हर सामाजिक रस्म को निभाना हो। डोभाल जी बताते हैं कि उन्होंने वहां रहने के दौरान खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वो अक्सर वहां की मस्जिदों में जाते थे। एक बार की बात है, वो एक मजार के पास से गुजर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका। उस बुजुर्ग की नजरें बहुत तेज थीं। उसने डोभाल जी को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। डोभाल जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। भारत में कई हिंदू परिवारों में बचपन में कान छिदवाने की परंपरा है और डोभाल जी के कान में वो छोटा सा निशान रह गया था। पाकिस्तान में एक मुस्लिम के कान छिदे होना बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाली बात थी। डोभाल जी ने फौरन दिमाग चलाया। उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया, जी, बचपन में बीमार हो गया था तो माँ ने मन्नत मानी थी और कान छिदवा दिया था। बुजुर्ग ने उनकी आंखों में देखा। वो पल ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। अगर वो बुजुर्ग चिल्ला देता या पुलिस को बुला लेता तो आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन उस बुजुर्ग ने कुछ और ही किया। उसने डोभाल जी को अपने साथ घर चलने को कहा। यही वो मोड़ है जहां से ये मिशन खतरनाक से असंभव की श्रेणी में चला जाता है। डोभाल जी उस बुजुर्ग के पीछे पीछे संकरी गलियों में चले गए। वो जानते थे कि ये एक जाल हो सकता है, लेकिन एक जासूस को कभी कभी अपनी जान की बाजी लगाकर सच का पीछा करना पड़ता है। जब वे घर पहुंचे तो बुजुर्ग ने एक संदूक खोला और उसमें से एक छोटी सी मूर्ति निकाली। वो एक हिंदू देवता की मूर्ति थी। उस बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी असल में हिंदू हूँ, लेकिन बंटवारे के वक्त यहीं रह गया और अब अपनी पहचान छुपा कर जीता हूँ। ये सुनकर डोभाल जी को जो राहत मिली होगी, उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। अजीत डोभाल का ये मिशन सिर्फ गलियों में घूमने तक सीमित नहीं था। वो पाकिस्तान के उस दौर के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों और उनकी परमाणु तैयारियों पर नजर रख रहे थे। वो दौर था जब पाकिस्तान चुपके चुपके कहोता में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार कर रहा था। भारत को भनक तो थी, लेकिन सबूत नहीं थे। डोभाल जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इलाके की रेकी की। वो अक्सर भिखारी बनकर या कबाड़ी वाला बनकर ऐसी जगहों के चक्कर काटते थे जहां आम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। एक बार उन्होंने देखा कि कुछ ट्रक एक खास फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उन ट्रकों के टायर के निशान देखे, वहां काम करने वाले मजदूरों के बात करने के तरीके को पकड़ा। उन्होंने गौर किया कि उस फैक्ट्री के बाहर जो नीले रंग का धुआं निकल रहा था, वो कोई मामूली धुआं नहीं था, वो केमिकल प्रोसेसिंग का हिस्सा था। उन्होंने वहां की मिट्टी के नमूने तक इकट्ठे किए। अब सोचिए, आप एक ऐसे देश में हैं जहां पकड़े जाने का मतलब सिर्फ मौत है और आप वहां की जमीन खोदकर मिट्टी अपनी जेब में भर रहे हैं। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए यही सबसे बड़ा सबूत होता है। सच कहूं तो ये पार्ट मुझे आज भी हैरान करता है कि कैसे एक इंसान अपनी भावनाओं को पूरी तरह मार देता है। वहां उनके दोस्त बने होंगे, शायद किसी से लगाव भी हुआ होगा, लेकिन उन्हें हर वक्त याद रखना था कि वो एक मिशन पर है। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई बैकअप नहीं था। अगर वो पकड़े जाते तो भारत सरकार साफ मुकर जाती कि वो उन्हें नहीं जानती। यही अंडरकवर काम की कड़वी हकीकत है। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में उग्रवाद इंसर्जेंसी बढ़ रहा था। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की सप्लाई हो रही थी। डोभाल जी ने लाहौर में रहते हुए उन रास्तों का पता लगाया जिनसे हथियार भारत भेजे जा रहे थे। उन्होंने उन लोगों की लिस्ट बनाई जो सीमा पार से इस गंदे खेल में शामिल थे। वो अक्सर उन ढाबों पर बैठते थे जहां ट्रक ड्राइवर रुकते थे। ड्राइवर अपनी थकान मिटाने के लिए अफीम का नशा करते और बातों बातों में बता देते कि फला रात को फला बॉर्डर पोस्ट से माल निकलने वाला है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। डोभाल जी को खबर मिली कि उनकी पहचान शायद
शायद लीक हो गई है। पाकिस्तान की एजेंसी ISI को किसी भारतीय एजेंट की मौजूदगी का शक होने लगा था। उन्होंने रैंडम तलाशी शुरू कर दी थी। डोभाल जी जिस कमरे में रहते थे वहां उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो अगर पकड़े जाते तो भारत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाते। उसी रात 12:30 बजे के करीब उनके दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। डोभाल जी ने खिड़की से झांका। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और 4 हथियारबंद जवान खड़े थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जल्दी से उन कागजों को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा टूट गया। पुलिस अंदर आई और कमरे की तलाशी लेने लगी। डोभाल जी शांति से एक कोने में खड़े रहे, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। एक पुलिस अफसर उनकी मेज के पास पहुंचा। वहां एक दराज थी जिसे डोभाल जी ने लॉक नहीं किया था। अफसर ने जैसे ही वो दराज खोली, उसकी आंखें फैल गईं। उसे वहां कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी और जिसने इस पूरे मिशन की दिशा ही बदल दी। उस पुलिस अफसर के हाथ में जो चीज थी उसे देखकर डोभाल जी के माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं आई, लेकिन अंदर जैसे तूफान चल रहा था। अफसर ने दराज से एक लिफाफा निकाला। उसमें कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी थी। वो चिट्ठी एक स्थानीय पंजाबी लहजे में लिखी गई थी, जिसमें घर के किसी मसले का जिक्र था। अफसर ने उसे गौर से पढ़ा, डोभाल जी की तरफ एक तिरछी निगाह डाली और फिर दराज बंद कर दी। उसे वहां कोई नक्शा नहीं मिला, कोई खुफिया कोड नहीं मिला। दरअसल डोभाल जी ने अपनी असली जानकारी एक ऐसी जगह छुपा रखी थी जहां किसी पुलिस वाले का दिमाग नहीं जा सकता था। वो जगह थी उनके कमरे में रखी एक पुरानी फटी हुई रजाई की रुई के अंदर। पुलिस वहां से चली गई, लेकिन डोभाल जी समझ गए थे कि अब बर्फ पतली होती जा रही है। अब सवाल ये था कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए या रिस्क बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी सिस्टम में और गहराई तक उतरेंगे। ये वो दौर था जब जनरल जियाउल हक सत्ता में थे और पाकिस्तान अपनी के स्ट्रैटेजी यानी कश्मीर और खालिस्तान पर काम कर रहा था। अब ये पार्ट ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ डोभाल जी ने वो किया जो शायद ही कोई और कर पाता। उन्होंने कुछ स्थानीय रसूखदार लोगों से दोस्ती बढ़ाई। वो अक्सर लाहौर की हीरा मंडी और अनारकली बाजार के उन इलाकों में जाते थे जहाँ बड़े बड़े सौदागर बैठते थे। वहाँ उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे शख्स की बनाई जो छोटा मोटा व्यापार करता है, लेकिन जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। धीरे धीरे उन्हें उन लोगों के नाम पता चलने लगे जो भारत के पंजाब में हथियार सप्लाई कर रहे थे। एक रात डोभाल जी को एक गुप्त मीटिंग का पता चला। ये मीटिंग लाहौर के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस पर होने वाली थी। वहां कुछ उग्रवादी नेता और ISI के निचले स्तर के अधिकारी मिलने वाले थे। डोभाल जी वहां पहुंचे, लेकिन एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक खिदमतगार यानी नौकर के भेष में। उन्होंने वहां चाय सर्व की, लोगों के पैर छुए और चुपचाप कोने में खड़े रहकर वो सब सुना जो भारत की सुरक्षा के लिए डेथ वारंट जैसा था। वहां ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट डिस्कस हो रहा था। अजीब बात यह है कि हम अक्सर जासूसों को गन और गैजेट्स के साथ देखते हैं, लेकिन डोभाल जी का सबसे बड़ा हथियार था धैर्य। वो घंटों तक चुपचाप बैठ सकते थे। वो लोगों की आदतों को पढ़ते थे। उन्होंने गौर किया कि जो अधिकारी मीटिंग में आए थे उनमें से एक को पान खाने का बहुत शौक था और वो हर आधे घंटे बाद थूकने के लिए बाहर आता था। डोभाल जी ने उस मौके का फायदा उठाया। जब वो अधिकारी बाहर आया, डोभाल जी ने बहुत ही अदब से उसे पान पेश किया। बातों बातों में उन्होंने उस अधिकारी से वो जानकारी निकलवा ली जो शायद टॉर्चर करने पर भी ना मिलती। उस अधिकारी को लगा कि ये तो बस एक मामूली नौकर है, इसे क्या समझ आएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो भारत के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान को अपना प्लान बता रहा है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। 7 साल होने को आए थे। घर की याद, अपने देश की मिट्टी की खुशबू, ये सब उन्हें अंदर से कचोटता था। उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वहां रहते हुए वो कभी कभी अपनी पहचान लगभग भूल ही जाते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि 7 साल तक अपनी असली भाषा ना बोलना, अपने असली भगवान का नाम ना लेना और अपनी असलियत से कोसों दूर रहना कैसा लगता होगा। ये एक तरह की दिमागी कैद है। तभी एक दिन हेडक्वार्टर से मैसेज आया, मिशन खत्म करने का वक्त आ गया था। लेकिन डोभाल जी को ऐसे ही वापस नहीं आना था। उन्हें कुछ आखिरी कड़ियां जोड़नी थी। उन्हें पता चला कि पाकिस्तान एक बड़ी घुसपैठ की तैयारी में है। उन्होंने वो तारीख और लोकेशन पता कर ली, लेकिन अब मसला ये था कि ये जानकारी दिल्ली तक कैसे पहुंचाई जाए। उस दौर में आज की तरह एनक्रिप्टेड ऐप्स नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने एक अखबार के विज्ञापन में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करके कोड भेजा। लौटने की रात बहुत भारी थी। उन्होंने अपना सामान समेटा जो कि बहुत कम था। उन्होंने उन लोगों को अलविदा कहा जो उन्हें अपना भाई, अपना दोस्त समझते थे। सच कहूं तो एक जासूस की जिंदगी का ये सबसे दुखद हिस्सा होता है। आप जिनसे रिश्ता जोड़ते हैं उन्हें धोखा देना आपकी मजबूरी होती है। जब डोभाल जी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि शायद कोई पीछे से उन्हें आवाज देगा, शायद कोई उन्हें पहचान लेगा। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक आखिरी बार उन्हें रोका गया।
चेकिंग पॉइंट पर तैनात जवान ने उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा। डोभाल जी ने अपना पाकिस्तानी पहचान पत्र दिखाया। जवान ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। डोभाल जी की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरा एकदम शांत, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। जवान ने कार्ड वापस किया और कहा, अल्लाह हाफिज मौलवी साहब। जब उन्होंने भारत की धरती पर पहला कदम रखा तो कहते हैं कि उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। वो 7 साल जो उन्होंने पाकिस्तान में बिताए, उन्होंने उन्हें वो तजुर्बा दिया जो किसी किताब में नहीं मिल सकता। वही तजुर्बा आगे चलकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर में काम आया, जहां वो रिक्शा वाला बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे थे और आतंकियों को चकमा दिया था। लेकिन यहाँ रुकिए, इस पूरी कहानी में एक ऐसी बात है जो अक्सर फाइलों में दब जाती है। वो बुजुर्ग जिसने डोभाल जी के कान छिदे होने की बात पकड़ी थी, उसका क्या हुआ? डोभाल जी ने सालों बाद एक प्रोग्राम में बताया था कि वो शख्स उनके लिए एक फरिश्ता था। उसने उनकी पहचान उजागर नहीं की, बल्कि उन्हें बचाया। ये दिखाता है कि नफरत की परतों के नीचे भी इंसानियत बची होती है। आज अजीत डोभाल देश के सबसे ताकतवर पदों में से एक पर हैं, लेकिन अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको आज भी वही गहराई दिखेगी जो लाहौर की उन गलियों में थी। वो जानते हैं कि असली जंग मैदान में नहीं, दिमागों में लड़ी जाती है। वो मिशन जिसे 900 करोड़ का नुकसान रोकने वाला मिशन भी कहा जाता है, उसने भारत को परमाणु खतरों और सीमा पार की साजिशों से बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान को कभी पता चला कि उनके बीच कौन रह रहा था? आधिकारिक तौर पर उन्होंने कभी नहीं माना, लेकिन हकीकत ये है कि डोभाल जी का नाम आज भी वहां के सुरक्षा गलियारों में खौफ और इज्जत दोनों के साथ लिया जाता है। इतिहास गवाह है, योद्धा सिर्फ वो नहीं होते जो वर्दी पहनकर सरहद पर लड़ते हैं। योद्धा वो भी होते हैं जो दुश्मन के घर में बैठकर उसकी थाली में खाकर अपने देश के लिए ढाल बनते हैं। अजीत डोभाल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खामोशी में भी एक बहुत बड़ी गर्जना होती है। 7 साल, एक अनजानी पहचान और एक अटूट इरादा। ये कोई संयोग नहीं था कि वे सुरक्षित वापस आए। ये उनकी मेहनत और उस मिट्टी की दुआ थी जिसके लिए उन्होंने अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी थी। और शायद लाहौर की किसी गली में आज भी कोई पुराना दुकानदार सोचता होगा कि वो मौलवी साहब अचानक कहाँ गायब हो गए जो इतनी मीठी पंजाबी बोलते थे। किसी ने सच ही कहा है, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं, लेकिन अजीत डोभाल जैसे लोग इतिहास को चुपचाप बदल देते हैं ताकि आने वाली नस्लें चैन से सो सकें। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे वक्त की कोई भी धूल धुंधला नहीं कर सकती।